हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, लगातार हम जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होगा उसकी कंटिन्यू आपको तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी इसको शेयर करिए। मैं लगातार हर सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवा रहा हूं। जैसे ही आपका क्लास 6 का संपूर्ण पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको मैं एक मैराथन में करवा दूंगा। फिर क्लास 7 उठाएंगे, फिर क्लास 8 उठाएंगे और भी जो वन लाइनर की महत्वपूर्ण नोट्स है वो भी हम आपको करवाएंगे। प्यारे साथियों, पहले एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर पर, विविधता एवं भेदभाव, और देखते हैं कि जो विविधता एवं भेदभाव है इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होंगी उनको मैं अंडरलाइन करूँगा या गोला बनाता हुआ चलूँगा। आप लोग उसकी 60 नोट्स बना लीजिएगा। भैया देखिए, अपनी नोट्स अपनी ही होती है, जो आप अपना बना करके लिखेंगे वो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प प्रदान करेगी। इसलिए आप लोग अपनी नोट्स को बहुत सुव्यवस्थित बनाएं। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है जो भाई बहन 60 नोट्स बना रहे हैं मुझे टेलीग्राम पे भेजिएगा भी जुड़ करके, मैं देखूंगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। एक दिन मैं नोट्स बनाने की क्लास भी चलाऊँगा, नोट्स कैसे बनाया जाए। चलिए चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर पर और देखते हैं क्या क्या हमें जानना है। चलिए, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, हम सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अब आप मुझे बताइए, आप जम्मू कश्मीर में रहने वाले और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रहने वालों के लोगों की तुलना करिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। आप संक्षेप में इन बिंदुओं पर ध्यान दें तो अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितने विविधताओं वाला देश है। अर्थात भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है। संसार में 8 मुख्य धर्म है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, छाप लीजिएगा। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी या उसको मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा बोली जो है भाषाओं की बोली जाती है। इम्पॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से ज़्यादा तरह के नृत्य हैं। नृत्य कितने हैं भैया? 100 से ज़्यादा, ये भी महत्वपूर्ण है। यह विविधता हमें खुश होने के कारण नहीं बनती, हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न हैं तो हम वे बहुत अजीब और अपरिचित लगते हैं जिनसे हम पहली बार मिलते हैं। कई बार हम यह समझ ही नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने आप अलग दिखने वालों के बारे में एक खास तरह की राय बना लेते हैं। जैसे क्या बना लेते हैं, चलिए बताते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण ये कथन दिया गया है तो कहा गया है वो पूर्वाग्रह का रूप लेती है। क्या कहलाती है? पूर्वाग्रह कहलाती है। अर्थात जब हम अपने दिमाग में किसी चीज़ के बारे में पहले ही कोई इमेज बना लेते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहते हैं भैया? पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों का आलसी और कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। अब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक ही तरीका सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं, उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप उन लोगों को शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतना पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें क्या कर देते हैं? दुख भी पहुंचा देते हैं।
लड़के और लड़की में भी भेदभाव होता है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह का भेदभाव होता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ होता है, आप में से कोई जो है, कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है जैसे सोचने वाली बात क्या है। आइए देखें कि क्या सच्चाई है। ये इमेज कितना बढ़िया बना है जो आपको दिखाया गया है। चलिए, ये आपको कुछ इमेज है, तो ये जो है कुछ पीपीटी में बताया गया, जैसे लोग क्या बातें करते हैं इस सब के बारे में है। उसका दिमाग सही नहीं है, विकलांग है, ठीक है। इस सब चीज़ों जो है चित्र के ऊपर आपको दिखाया गया था। आप चित्र को देख लीजिएगा, चित्र से कोई खास बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे लड़कों को कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लगती थी तो माता पिता एवं परिवार के सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते थे कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे विश्वास करने लगते हैं कि वे रोते नहीं हैं, अर्थात लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आ जाए तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियां दोनों कभी कभी रोने का जो है उनका मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए, दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने आप को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। चलिए आगे चलते हैं। हम लगातार सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उनकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या है? इंपॉर्टेंट कथन है। जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध देते हैं, उसके बारे में कोई पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी के साथ कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ उसे ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उसके बारे में मन में हमारी पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिलते ही जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोग उस समूह से हैं। वैसे पूरे समूह के बारे में राय बनाना वाजिब नहीं है। वाजिब नहीं है का मतलब सही नहीं है, ठीक नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के कुछ खास गुण और क्षमताएं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। ऐसा माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं को अक्सर हम सब पर जो है पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें एक ऐसे काम को करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत हमारे अंदर होती है। चलिए असमानता और भेदभाव का टॉपिक देखते हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं पीने देते, दूसरे द्वारा इस्तेमाल किया जा रहे कप और गिलास में चाय नहीं पीने देते, इसका मतलब है कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद रखें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। विविधता एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने विभिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानने लगते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब, तो विविधता का पहलू जो है क्या था? नहीं है, ठीक है। यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, ऊपर से वे गरीब हैं और उनके अपने पास पूरा करने के लिए ज़रूरत के साधन नहीं है, तो इस आधार पर उनसे भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ता है। चलिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन आई है,
इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलितों के जो लोग हैं उनको दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। दलित लोगों को किस में रखती है? अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है, याद रखिएगा। भारत के ऐसे ही एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ जब वे 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए। चलिए, बहुत बढ़िया है, पढ़ लीजिएगा। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया, कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया। स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि वहाँ क्यों रुके थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था। हम पिताजी उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं पहुँचा। हमें पता नहीं कि कोरेगांव कैसे पहुँचे। हमें बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा होगा कि ब्राह्मण के बच्चे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा, कौन है? हमने बिना एक पल सोचे हमारे मुंह से निकल गया, महार। किस जाति के थे ये? महार जाति के थे, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देखा कि अजीब सी घृणा की भावना हावी हो गई। जैसे ही मेरा जवाब सुना, कमरे में वापस चले गए। हम वहीं के खड़े रहे। 15-20 मिनट बीत गया। सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी आए नहीं और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर हमें छोड़कर चले गए। हम काफ़ी घबरा गए थे। ठीक है, चलिए। भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में, तो ये इम्पोर्टेंट है, संविधान के क्या है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। दलितों के लिए उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। महार जाति में जन्म हुआ जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी, बच्चों को काम करना पड़ता, खुद उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जात के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पढ़ाई पूरी की। वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल सके। दलितों के मंदिरों के प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबका सम्मान करने की निगाह से देखे। जीवन में आगे चल के उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए, ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की। चलिए कहानी आगे देखते हैं। यात्रा के शुरू में खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी लगने लगी अंबेडकर को। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए। पूछा, हम क्या करने की सोचे? हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग को सवारी ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम 2 गुना किराया देने को तैयार थे, पर एहसास हुआ कि बात पैसे की नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तय कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये दिया गया स्रोत है। ठीक है, चलिए कल्पना करके देखिए कितना मुश्किल होता होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा। लोग अपने आप क्या दूर दूर रहें, अपने आपको छूने से मना करें, आपको पानी ना दें। चलिए समानता के लिए संघर्ष, इस लाइन पर चलते हैं। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया उसमें समानता के व्यवहार के लिए भी संघर्ष शामिल था। दलित औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे पहले भी बात हुई कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है
वैसे उन्हें भी मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और ऊंची ब्याज की दर वालों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। चलिए, 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, भारत एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। लोगों ने उसके खिलाफ कई तरह का संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोग को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी वर्गों के लिए खुली हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर एक विशेष जिम्मेदारी डाली है। चलिए, वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म, ठीक है, त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। चलिए, हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया। यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ठीक है, ये है आपका उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है भैया। तो हमने इस चैप्टर से जुड़ी हुई उन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा आपसे की जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते थे। आपका भी दायित्व होता है कि अपनी नोट्स बनाइए। देखिए, अपनी नोट्स एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में आपको बहुत हेल्प प्रदान करेगी। मैं बार बार इस चीज़ पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाता रहूँ तो आप लोग एक कॉपी और पेंसिल लेके बैठे, जिस चीज़ को मैं अंडरलाइन कर दूँ तुरंत उसको एक नोट्स बना करके लिख लीजिए कि फला चैप्टर का फला नोट्स है। इससे ना एग्ज़ाम के टाइम में आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 20 चैनल पे। आप अपने उसी शॉर्ट नोट्स को उठाएंगे, रिवीजन करेंगे, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा प्यारे साथियों। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, मेहनत करते रहिए। देखिए, मेहनत से कोई समझौता नहीं है दोस्त। मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको आगे जाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कोई आगे नहीं गया है आज तक, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे मार्क्स लाना है तो अच्छी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और फिर कल मिलेंगे और अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।